वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ कैश मेमोरी के ऊपर। अब कैश मेमोरी बहुत सारे जगह पे होते हैं एंड मैं इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ सीपीयू कैश के ऊपर बात करने वाला हूँ। बट जो कॉन्सेप्ट है, जिस तरीके से कैश मेमोरी काम करता है, वो सब जगह पे सेम है। वैसे आप देखोगे तो सभी जगह पे आपको कैश मेमोरी मिलेगा। जैसे हार्ड डिस्क पे भी कैश मेमोरी मिलता है, एसएसडी पे भी कैश मेमोरी मिलता है, सीपीयू पे भी मिलता है, जीपीयू पे भी मिलता है, हर जगह पे मिलता है। अगर मैं बात करूँ कि कैश मेमोरी होता क्या है एंड इसका बेसिक काम क्या होता है, तो जैसे कि तुमको पता है कंप्यूटर डिवाइस पे डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस रहते हैं एंड जो डिवाइस में तुम अपने डेटा को स्टोर करते हो उन सबका स्पीड जो है, मतलब रीड राइट स्पीड, वो सेम नहीं होता है। तो अगर किसी ऐसा सिनेरियो आता है जहाँ पे एक डिवाइस आपका बहुत ज़्यादा फास्ट है एंड दूसरा ड्राइव जो है आपका वो थोड़ा स्लो है, तो इन दोनों के बीच में अगर इन दोनों को तुम सिंक करना चाहते हो, ठीक है, इन दोनों का परफॉर्मेंस तुम सिंक करना चाहते हो, तो बीच में जो है तुमको कुछ इंप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, जो कि है कैश मेमोरी। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बात कर सकते हैं कि सीपीयू अगर डायरेक्टली हार्ड डिस्क से डेटा को एक्सेस करेगा, रैंडम एक्सेस करेगा, तो उससे जो है उसको उतना ज़्यादा वो सीपीयू उतना ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से जो है काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि हार्ड डिस्क का स्पीड उतना ज़्यादा नहीं होता रीड राइट। तो इसीलिए बीच में रैम को रखा जाता है कि डेटा को टेम्परेरी बेसिस पे उस पर होल्ड करके रखता है, या फिर तुम बोल सकते हो जो डेटा बार बार इस्तेमाल होता है या फिर जो डेटा पे तुम काम कर रहे हो उस डेटा को रैम के अंदर होल्ड करके रखा जाता है। सीपीयू हार्ड डिस्क के बजाय रैम से जो डेटा को रीड राइट करता है। अब अगर हम लोग बात करें कि सीपीयू का स्पीड एंड रैम का स्पीड, हालांकि आज के डेट में लोग रैम को 5 गीगाहर्ट्ज तक ओवरक्लॉक कर देते हैं। थोड़ा बहुत हिस्ट्री के ऊपर यहाँ पे बात कर लेते हैं। जब सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर का इन्वेंशन हुआ था उस टाइम की बात करो तो रैम एंड सीपीयू के बीच में बहुत ज़्यादा एक वाइडली ओपन एक एरिया था, जिस जगह पे रैम का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डाउन था एंड सीपीयू का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा हाई था। एंड बेसिकली जितना समय बीत रहा था, मतलब हर एक साल के गैप में तुम देख सकते हो सीपीयू का परफॉर्मेंस कितना इंप्रूव हो रहा है एंड रैम का परफॉर्मेंस किस रेट पे इंप्रूव हो रहा है। तो रैम का परफॉर्मेंस, रैम का जो कर्व है यहाँ पे वो थोड़ा शैबी है एंड रैम के साथ सीपीयू को सिंक करने के लिए बीच में इंट्रोड्यूस किया गया था कैश मेमोरी की। ओके, तो जैसे रैम जो डेटा बार बार इस्तेमाल हो रहा है हार्ड ड्राइव से, वो अपने अंदर होल्ड करता है, वैसे ही गाइस कैश मेमोरी रैम के अंदर से उस डेटा को होल्ड करके रखता है जो कि सीपीयू बार बार इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ पे जैसा कि तुमको पता है कैश मेमोरी जो होता है इनका साइज बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो डेफिनेटली अगर आप बहुत सारे डेटा को इसके अंदर स्टोर करके रखना चाहते हो तो वो तो आप नहीं कर सकते, बट आप ऐसा कर सकते हो, आप बहुत फास्ट डेटा को इसके अंदर ला सकते हो एंड उसको रिप्लेस कर सकते हो किसी दूसरे डेटा से। तो इस चीज़ को अगर आप बहुत फास्ट करोगे तो ऐसा सिनेरियो ऑकर कर सकता है जिस सिचुएशन में सीपीयू को हर एक डेटा कैश के अंदर मिल जाएगा। लेकिन इस चीज़ के लिए कैश मेमोरी को ट्रिमेंडसली फास्ट होना पड़ेगा, जो कि एक्चुअली में होता है। कैश के अंदर बेसिकली यूज़ किया जाता है एस रैम को। अब एस रैम का मतलब होता है भाई स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम के अंदर बेसिकली एक मेमोरी सेल के लिए 6 से 8 ट्रांजिस्टर यूज़ किए जाते हैं। एक सेल में इसका मेकिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो वही हम लोग बात करें डी रैम की, जो कि आपका मेमोरी मेन मॉड्यूल है जो आप अमेजोन से खरीदते हो, DIMM वाला 4 GB 8 GB 16 GB डी रैम होता है। डी रैम के अंदर एक ट्रांजिस्टर यानी कैपेसिटर लगता है। जैसा कि तुमको पता है कि कैपेसिटर जो है वो चार्ज लॉस करता है, इसलिए जो डी रैम तुम्हारा होता है DDR4 या फिर DDR3 कुछ भी, या फिर DDR5 तुम यूज़ कर रहे हो, उसके अंदर तुमको कंटिन्यूसली जो है करंट फ्लो को मेंटेन करना पड़ता है ताकि डेटा जो है उसके अंदर से इरेज ना हो जाए। बट स्टैटिक रैम मतलब कैश के अंदर जो बेसिकली जो स्टैटिक रैम यूज़ किया जाता है, इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कॉन्स्टेंट करंट फ्लो मेंटेन करना पड़ेगा। सीपीयू जब तक चाहे, या फिर मुझे बोलना चाहिए कैश कंट्रोलर जब तक चाहे डेटा को उसके अंदर होल्ड करके रख सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैश का साइज बहुत छोटा होता है, रैम का साइज बहुत बड़ा होता है। अब कैश कंट्रोलर को कैसे पता चलेगा कि रैम के अंदर से कौन से डेटा को कैश के अंदर स्टोर करना पड़ेगा? इस चीज़ को करने के लिए कुछ पॉलिसीज होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो रैम के अंदर से डेटा कैश के अंदर आता है वो बस ऐसे ही आ जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। रैम जो होता है उसको कुछ ब्लॉक्स में डिवाइड किए जाते हैं एंड उस पर्टिकुलर ब्लॉक को पूरा, मतलब पूरा का पूरा ब्लॉक को, उस चंक ऑफ डेटा को कैश के अंदर लाया जाता है। एंड कैश के अंदर भी बहुत सारे डेटा लाइंस होते हैं एंड हर एक लाइंस के अंदर वो जो रैम का ब्लॉक है वो डेटा आके स्टोर होता है। ये बेसिकली काम होता है। एंड ये जो डेटा ट्रांसफर वाला रैम के अंदर से कैश के अंदर ला रहा है इसको बोला जाता है डेटा मैपिंग या फिर कैश मैपिंग भी बोला जाता है। 3 तरीके से आप ये चीज़ कर सकते हो, मतलब अभी के लिए तो 3 ही तरीका है, डायरेक्ट मैपिंग, एसोसिएटिव एंड तुम्हारा एन वे एसोसिएटिव। बेसिकली आज के ज़माने में एन मतलब यहाँ पे कोई भी एसोसिएटिव आप 2 वे यूज़ कर सकते हो, 4 वे, 8 वे, 16 वे। आज के ज़माने में 4 एंड 8 वे एसोसिएटिव कैश, मतलब कैश मैपिंग जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। AMD इंटेल भी इसको यूज़ करता है काफ़ी कबार। इसके बाद बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की जो कि सबसे, एंड ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इसीलिए इतने सारे टेक्नोलॉजीज जो है काम कर रहे हैं।
अगर सीपीयू को डेटा, जब सीपीयू कोई डेटा को रीड करता है या फिर किसी डेटा के लिए ऑर्डर देता है कि मुझे ये चंक ऑफ डेटा चाहिए, मुझे ये वर्ड वाला डेटा चाहिए या फिर ये वर्ड वाला इंस्ट्रक्शन चाहिए, तो वो डेटा के लिए सीपीयू सबसे पहली बार कैश के अंदर देखता है कि क्या वो डेटा कैश के अंदर मौजूद है कि नहीं। अब यहाँ पे बात आता है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 कैश की। तो बेसिकली लेवल 1 कैश जो होता है वो कोर्स के बहुत पास बैठे हुए होते हैं। लेवल 2 जो होता है वो कोर्स से थोड़ा दूर होता है। लेवल 3 जो होता है ये कोर तो मैं नहीं बोलूंगा, मतलब ये एक शेयर्ड कैश होता है, मतलब ये कोई प्राइवेट कैश नहीं। मतलब कोर 1 जो है, मानो कि तुम कोई मल्टी कोर सिस्टम यूज कर रहे हो जिसके अंदर 4 कोर है या फिर 8 कोर है, तो हर एक कोर के लिए लेवल 1, लेवल 2 कैश होता है। बट ये जो लेवल 3 कैश होता है ये कॉमन कैश होता है। लाइक जितने भी कोर है वो उस लेवल 3 कैश से बहुत आसानी से डेटा को रीड एंड राइट कर सकता है। तो सीपीयू पहले लेवल 1 को चेक करता है, उसके अंदर डेटा मौजूद है तो बहुत अच्छी बात है, काम कर लेगा। अगर नहीं है तो लेवल 2 पे देखता है, देन उसके बाद लेवल 3 पे, एंड सबसे लास्ट में रैम पे देखता है कि रैम पे वो डेटा मौजूद है कि नहीं। गाइस यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर सीपीयू को किसी भी कैश, किसी भी लेवल कैश के अंदर वो डेटा मिल जाता है जो सीपीयू का भी जरूरत है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैश हिट। एंड अगर सीपीयू को कैश के अंदर डेटा मिलता नहीं है, उसको फिर से देखना पड़ता है रैम के अंदर या फिर किसी और ड्राइव, मतलब तुम्हारा हार्ड ड्राइव या एसएसडी के अंदर। अगर उसको कैश पे नहीं मिलता है डेटा, उसका रिक्वायरमेंट का डेटा अगर नहीं मिलता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैश मिस। अब जितने भी यहाँ पे टेक्नोलॉजीज है, जितना मैं पहले बोल चुका, डायरेक्ट मैपिंग, एंड वे या फिर फुल एसोसिएटिव, इन सभी के पीछे एक ही रीजन है कि कैश हिट को दिन ब दिन इंक्रीज करते जाना। तो गाइस उसका सही मतलब ये निकल के आएगा कि सीपीयू को जो भी डेटा चाहिए वो कैश पे मौजूद है, तो उस सिचुएशन में उसको जो है रैम पे देखना ही नहीं पड़ेगा। तो इसी चीज के लिए कैश हिट को बढ़ाने के लिए, कैश हिट रेट को बढ़ाने के लिए हम लोग बहुत सारे डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं। पहले के जमाने में सिर्फ लेवल 1, लेवल 2 हुआ करता था। लेवल 3 कैश को बढ़ाने का मतलब है, जैसे कि मैं पहले बोल चुका हूँ, लेवल 3 कैश एक शेयर्ड कैश है, मतलब जितने भी कोर्स है वो इस लेवल 3 कैश को इस्तेमाल कर सकता है। लेवल 2 कैश को शेयर्ड मोड पे नहीं रखा जाता, मतलब वो प्राइवेट ही होता है, मतलब एक कोर ही उसको इस्तेमाल कर सकता है, लेवल 1 या फिर लेवल 2 को। इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, लाइक कैश कोरेंसी एंड ऑल दैट। अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो तो बेहतर समझ पाओगे। तो लेवल 3 कैश जो होता है ये बेसिकली शेयर्ड कैश मेमोरी होता है, जिसको हर एक कोर उसके अंदर से डेटा रीड राइट कर सकता है। अगर तुम लेवल 3 कैश को अपने सीपीयू के अंदर डिजाइन करते हो तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि कोर टू कोर लेटेंसी जो है वो थोड़ा बहुत कम होता है। मान लो कि सीपीयू ने एक डेटा को एग्जीक्यूट किया, अब उस डेटा को कुछ देर तक, मतलब टेम्परेरी बेसिस पे किसी कैश के ऊपर स्टोर किया जाता है। अब अगर तुम उसको लेवल 3 कैश पे स्टोर करते हो, एंड वही डेटा अगर किसी और कोर को जरूरत हो, दूसरा कोर है जिसको उसी एग्जीक्यूटेड डेटा की जरूरत है किसी फर्दर काम को करने के लिए, तो उस डेटा को जो है वो वाला कोर लेवल 3 कैश मेमोरी से बहुत आसानी से रीड कर सकता है, क्योंकि ये एक कॉमन मेमोरी है, ये एक शेयर्ड मेमोरी है। इसको इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ जो है परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट बहुत ज़्यादा हुआ था। एंड बेसिकली मुझे बोलना चाहिए AMD भी इस तरकीब को इस्तेमाल करता है। जैसे कि तुमको पता है AMD इन्फिनिटी फैब्रिक की वजह से उसका कोर टू कोर लेटेंसी कम। मैं अक्सर देखूँ कि AMD उसमें जो है 16 MB का कैश यूज़ करता है, 32 MB का कैश देता है, मतलब इंटेल के मुकाबले तो ज़्यादा ही देता है। तो लेवल 3 कैश जो है कोर टू कोर लेटेंसी में काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। एंड बेसिकली यहाँ पे अगर आप कैश का साइज बहुत ज़्यादा बढ़ाओगे तो उसके अंदर से डेटा रीड राइट करने के लिए भी काफ़ी दिक्कत होगा, तो उसके अंदर भी लेटेंसी आएगी। ये भी एक रीज़न है कि कैश को बहुत छोटे अमाउंट में रखा जाता है, बट अगेन वो बहुत फास्ट होता है एंड बहुत जल्दी से जो है रैम से डेटा को रीड राइट कर सकता है। तो इसी के साथ खत्म होता है ये वीडियो। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया। तो गाइस मिलता हूँ आपसे अगले ऐसे किसी पीस लेट कंटेंट में, तब तक के लिए गुड बाय, हेल्दी गेमिंग, कीप लर्निंग।